हो गया तो शुरू। दोस्तों, यस माजिन, व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के जर्नलिस्ट माजिन, जो हमारे साथ इस एपिसोड में आज जुड़े हैं, जिनके साथ हम लोग आज जो रिसेंटली भारत में 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उनके नतीजों के ऊपर उनका रिएक्शन लेंगे, और फ्यूचर में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशंस है उनके ऊपर भी हम थोड़ी बात करेंगे। तो माजिन, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। जी तो शुक्रिया सबसे बहुत बहुत मयूर। या तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो दुनिया भर का जिस चीज के ऊपर फोकस है अभी, यूक्रेन रशिया वॉर के ऊपर, तो उस वॉर पे जो पाकिस्तान और इंडिया ने, जो दोनों कंट्रीज ने जो पोजीशन ली है, वो काफी सिमिलर है। मतलब दोनों कंट्रीज ने ना ही यूएस की साइड ली है और ना ही रशिया के साइड। जो भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो रिजोल्यूशंस हुए हैं, दोनों कंट्रीज ने उसमें वोट करने से एब्सटेन कर दिया है। तो अगर हम लोग हिस्टोरिक रेफरेंस देखते हैं तो पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री थी जो हमेशा यूएस ब्लॉक में, जिसको यूएस ग्रुप का पार्ट माना जाता था, हमेशा जो भी रिजोल्यूशंस रहते थे या ओपिनियन रहते थे, पाकिस्तान यूएस की साइड ले लेता था। बट इस बार ये फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान ने एक इशू पे यूएस से हटके एक अपना खुद का एक अलग स्टैंड ले लिया है। इसके ऊपर आपको क्या लगता है? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो सबसे कमाल की बात एक ये हुई है कि इंडिया और पाकिस्तान सेम पेज पे हैं, जो कि यूजुअली नजर नहीं आता हमें दुनिया भर में जो फॉरेन पॉलिसी चल रही होती है। जहां तक बात रह गई पाकिस्तान की, तो डेफिनेटली इस वक्त यूएस समेत पूरी दुनिया, यूरोपीय यूनियन और खुद पाकिस्तान के कुछ सियासी हलके भी हैरान है, बशमूल कुछ बहुत बासर लोगों के, कि ये क्या हो गया एकदम से। पाकिस्तान इस ब्लॉक से निकल के कैसे जो है वो दूसरी तरफ चला गया। तो इसका एक ही जवाब है, ये जो खारजा पॉलिसी इस वक्त है, बहुत ज्यादा तंदो तेज इसको मैं कहूंगा, जो बहुत फास्ट चल रही है। खासतौर पे इमरान खान का जो इसमें रोल है, वो एलिमिनेट नहीं किया जा सकता किसी भी तौर पे, क्योंकि ये एक ऐसी पार्टी है, क्योंकि जब से पाकिस्तान में सियासत हो रही है पिछले कई दिहाइयों से, टू पार्टी सिस्टम था। तो यहाँ पे एक पार्टी थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पीएमएलएन, और दूसरी पार्टी थी पीपल्स पार्टी, जो कि बेनजीर भुट्टो और इसके साथ साथ जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी। तो ये थर्ड फोर्थ जो एमर्ज हुई है, इसने जो रोल प्ले किया है, इसको अब दुनिया भी देख रही है और समझ रही है कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो किस तरफ जा रही है। तो मैं समझता हूं कि इंडिया जो है वो रूस को नहीं छोड़ सकता। इंडिया का स्टांस भी अपनी जगह पे ठीक है इस वक्त, क्योंकि इंडिया के जितने भी वेपन्स हैं, जो S-400 है, जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो टोटली करेक्ट। यूज रूस को कनेक्ट कर रही होती हैं कहीं ना कहीं। अमेरिका उस तरह से सामने नहीं आता, क्योंकि इंडिया को और पाकिस्तान को दोनों को समझना होगा, आने वाली सुपर पावर इस वक्त जो नजर आ रहा है, वो अब अमेरिका इस कुर्सी से उतरता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। उस पे जो प्रेशर्स हैं, इस चीज को अमेरिका भी समझता है कि अगर वो इंडिया जैसे मुल्क, पाकिस्तान जैसे मुल्क खो देगा, तो उसकी जो पावर है एक एशिया में जो उसकी सपोर्ट है, जिस तरह पाकिस्तान ने वॉर एंड टेरर में हिस्सा लिया, लेकिन इमरान खान जो थे वो शुरू से ही बोलते आ रहे थे इस चीज पे कि जी देखिए, आप अफगानिस्तान की जंग में मत जाएं, अपने इनको सपोर्ट ना करें, अमेरिकन लॉबी में मत जाएं। तो अब जब वो गवर्नमेंट में आए हैं, तो वो ये चीज करके दिखा रहे हैं सच में कि जी हमें अमेरिका की जंग में नहीं जाना। अब मेलसी में, पाकिस्तान का एक छोटा सा कस्बा शहर है वो, उन्होंने जो खिताब किया वहां पे, उन्होंने अवामी इज्तिमा में इतनी ज्यादा खुल के इजहार कर दिया पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का कि हम आपके गुलाम नहीं है, आप जो कहें हम वो नहीं कर सकते। तो ये एक जी। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अब अमेरिका को भी सोच में अमेरिका पड़ा हुआ है कि आखिर ऐसी क्या चीज हुई है एकदम कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इतनी ज्यादा चेंज होने लग गई है। इसकी एक ही वजह जी देखें, इसकी जो साफ साफ वजह ये है कि चाइना और रशिया का जो ब्लॉक है, पाकिस्तान उसमें अब तकरीबन जा चुका है। अब आने वाले एक महीने में चीजें मजीद क्लियर होती चली जाएंगी कि पाकिस्तान की जो टोन है रशिया की जानिब और अमेरिका की जानिब, और ये जंग किस करवट ये जो है ना ऊंट बैठेगा। ये जो जंग चल रही है यूक्रेन की और रशिया की, आया चाइना इसमें क्या रोल प्ले करता है? चाइना ये जंग अगर खत्म करवाने में अपना रोल प्ले करता है, तो अमेरिका को चाइना से भी बात करनी पड़ेगी, रशिया से वो बात करने के लिए ऑलरेडी तैयार है। क्योंकि देखें, रूस जो है वो वर्ल्ड का 40% एक अगर जो मोहतात अंदाजा है उसके मुताबिक गैस सप्लाई देता है, और रूस पर सबसे बड़ी गैस सप्लाई यूरोप को दे रहा है।
तो इस टाइम यूरोप भी यही चाहता है कि भाई ये जंग खत्म हो, माशी जो टेंशन्स पहले ही इतनी चल रही है कोरोना की वजह से, हर किसी की मईशत जो है वो डगमगाई हुई है, मां सिवाय चाइना के। चाइना की जो मईशत है इस वक्त, वो जब कोरोना था तब भी उनका इक्विपमेंट, उनके मास्क, उनके सर्जिकल आइटम्स वो दुनिया में छाए हुए थे। तो अभी भी ये सूरत हाल नजर आ रही है, हर देश परेशान नजर आता है जी, लेकिन चाइना परेशान नहीं है, और चाइना सही और कहा, रशिया बिल्कुल एक दूसरे की बैक टू बैक चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। क्योंकि इस बात की मैं बिल्कुल सराहना करूंगा कि पाकिस्तान ने जो यूक्रेन और रशिया के जो वॉर के बीच में जो स्टांस लिया है, वो वाकई काबिले तारीफ है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान यूएस के प्रेशर में आके वो अगेंस्ट रशिया वोट करे, बट इमरान खान ने दिखा दिया है कि आने वाले सालों में पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी रहेगी वो पाकिस्तान के बेनिफिट और पाकिस्तान का फ्यूचर देखेगी, ना कि यूएस का। और नहीं, साथ ही साथ बिल्कुल ऐसे ही है। या और साथ ही साथ मुझे एक इम्पोर्टेंट लगता है कि चाइना का रोल भी इसमें बहुत ज्यादा है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान ऑल वेदर फ्रेंड है। उनकी फ्रेंडशिप हमें पता है। और चाइना रशिया के रिलेशंस काफी अच्छे हैं, तो चाइना ने भी काफी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया होगा पाकिस्तान और रशिया को साथ में लेके लेने लाने के लिए। और रशिया के लिए भी आज की डेट में जो यूएस और यूरोप की तरफ से जो सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगे हैं, तो रशिया एक तरफ से सोच रहा है कि जो यूरोपियन कंट्रीज की वजह से जो उनको नुकसान हो रहा है, वो नुकसान वो एशियन कंट्रीज, जितने ज्यादा से ज्यादा एशियन कंट्रीज अपने साथ ले सके, उनको लेने की कोशिश में जुटा है। इसी हवाले से जो इमरान खान की विजिट हुई थी रशिया में, ऐसे क्रूशियल टाइम में इमरान खान रशिया में थे, मॉस्को में थे, और पुतिन से मिल रहे थे। तो ये जो डायनामिक्स चेंज हो रहा है, ये इससे तो यही लग रहा है कि आने वाले सालों में पाकिस्तान ओपनली, हो सकता है ओपनली, चाइना और रशिया की साइड ले ले फ्यूचर। देखिए, इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है, मेरे ख़्याल से इसको मज़ीद ओपनली अगर हम ना कहें तो ये गलत होगा। ये ओपनली ही हुआ है जी, जो कुछ भी हुआ है। आप करेक्ट, देखें, करेक्ट। रशिया की जो पाकिस्तान ने साइड, रशिया ने एटलीस्ट साइड नहीं ली पाकिस्तान की। इमरान खान ने ये स्टांस रखा है कि देखिए, हमारी अपनी एक ख़ारिजा पॉलिसी है, हम अपने तौर पे डिसाइड करेंगे, हम नहीं करेक्ट। करते। हम पहले आए थे आपकी तरफ, हमने गलती की, वो अपने गवर्नमेंट में आने से पहले से ही ये चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, अवाम से जलसों में कह रहे थे, और परसों भी उन्होंने जलसे में ही ये बात की। अब जहां तक बात रह गई इंडिया और पाकिस्तान की एक पेज पे रहने की, देखें, इंडिया ने भी बहुत अच्छा किया कि उसने अमेरिका का साथ नहीं दिया इसमें। अगर हमारी आजाद खारजा पॉलिसी नहीं होगी तो हम कैसे सरवाइव करेंगे? अब ऐसा तो नहीं हो करेक्ट। सकता कि अब इंडिया जो है वो बिल्कुल ही रशिया को बिल्कुल छोड़ दे, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, नहीं आपके हो जो सकता। वेपन्स हैं, आपकी जो चीजें हैं, आपके जो ताल्लुकात हैं, आप छोड़ ही नहीं सकते रशिया को। तो इसीलिए कह रहे हैं कि देखिए, सुपर पावर खेलना इस वक्त बंद होना चाहिए। हर करेक्ट। कंट्री को अपना मफाद पहले देखना चाहिए। ये चीज अमेरिका को हजम नहीं हो रही, और ये आने यस। वाले दिनों में मजीद भी अमेरिका को हजम नहीं होगी। आप अभी कुछ दिन पीछे चले जाएं, आज सुबह की बात है और कल शाम की बात है, यूएई के जो क्राउन प्रिंस हैं और सऊदीया के जो क्राउन प्रिंस हैं, जो बाइडेन ने उनसे राब्ता करने की कोशिश की, और सरप्राइजिंगली उन्होंने उनसे राब्ता नहीं किया, उनकी कॉल अटेंड नहीं की, उनसे बात नहीं की। तो ये क्या है? ये कौन सा मैसेज है? देखें, ये एक बड़ा करेक्ट। मैसेज है कि जो साउथ एशिया है और जो खास तौर पे एशिया है, हमेशा हम ही क्यों विक्टिम बने, हमारे ही इलाकों में करेक्ट। जंगें क्यों हो? आखिर क्यों हम लोग ही जंगों के लिए बने हैं, कि हम पे ही आके हर बम टेस्ट हो, अमेरिका के बम हो, फ्रांस के राफेल जेट्स हो, चीजें हो, जितनी भी चीजें हैं, हम इनसे लेके एक दूसरे को ही क्यों मारे? वजह, इसकी क्या वजह है? देखिए, यूरोप हमेशा से पिछले कई दहाइयों से सेफ हेवन है। वहां पे हमारे इंडिया के हों, पाकिस्तान के हों, बांग्लादेश के लोग हों, वहां जाके पैसा भी रखते हैं, दौलत भी बनाते हैं, सेव करते हैं वहां पे जाके सब कुछ, क्योंकि उन्हें पता है जी, यहाँ पे जंग नहीं होने लगी, यहाँ पे अमेरिका सुपर पावर है, नेटो का अलायंस है, तो ये हमेशा जो है ना जन्नत की तरह एरिया रहेगा। और इसी वजह से वहां पे इन्वेस्टमेंट है, सुकून है, अमन है, करेक्ट। हमेशा से यूरोप में। तो अब इंडिया समेत, पाकिस्तान समेत, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, रूस, अब वो भी देख रहे हैं कि भाई यूरोप में ही सब कुछ क्यों हर वक्त? क्या हमारा जो एशिया है उसका रिजाइम कभी भी नहीं आएगा?
तो ये इस वक्त एक बहुत बड़ी रिजाइम चेंज आ रही है, एशिया की तरफ टिल्ट हो रहा है, चाइना की उभरती हुई मैशियत है, रूस उसको सपोर्ट कर रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान और इंडिया वो बहुत ही जबरदस्त रोल प्ले कर सकते हैं अपना, कुछ टेंशन को भुला के, कुछ मामलात को सुलझा के। जो एशियन रिजाइम है ये जब आएगा तो इसमें सबका फायदा होगा। देखें, कश्मीर और पाकिस्तान की टेंशन जो चल रही है वो टेंशन खत्म होनी चाहिए, जो चाइना इंडिया की आपस में टेंशन चल रही है ये खत्म होनी चाहिए। ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हल हो जाएंगे, ये चीजें हल हो जाएंगी, तो बिल्कुल इसी तरह होगा कि मैं लाहौर से अपनी गाड़ी स्टार्ट करूंगा और मैं दिल्ली तक अपनी गाड़ी में जाऊंगा। जैसे आज लोग बिना वीजे के इटली से अमेरिका, अमेरिका से फ्रांस घूमते फिरते हैं, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं भाई? हमें कोई हक नहीं है ऐसा। आपका दिल नहीं करता आप लाहौर आए बिना किसी रोक टोक के, गाड़ी स्टार्ट करें और लाहौर में घूमे फिरें? तो ये जी। लोगों को सोचना पड़ेगा, हुक्मरानों को अब सोचना पड़ेगा कि हमें ये रिजाइम चेंज अब चाहिए, हमें अपनी जिंदगी खुद से जीनी है, अपने फैसले खुद से करने हैं। अगर इमरान खान ये चीज कर रहे हैं, स्टेप उठाया है, तो पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद है उनके चाहने वालों की, और जो उनके नाकदीन भी थे वो भी इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा रोल प्ले किया इस चीज में। हमें इस चीज से निकलना है, हमें एड पे नहीं जाना, इमदाद पे नहीं जाना। पाकिस्तान की जो अमेरिका से इमदाद थी वो काफी हद तक अब क्लोज है, नहीं मिल रही, कोई खत्म चीज हो नहीं हो चुकी रही, है। जंग खत्म हो चुकी है। अब इंडिपेंडेंट होने की जानिब जाने की कोशिश की जा रही है कि अमेरिका के ब्लॉक से तो बिल्कुल ही निकला जाए। तो ये तमाम तर चीजें हैं जो लीडर्स को भी अब समझना होंगी कि हमें किस तरह से अपनी कौमों को उठाना है और किस तरह से आगे बढ़ना है। अमेरिका ब्लॉक हो चाहे रशिया ब्लॉक हो, देखिए आप इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की जानिब जब तक नहीं जाएंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना अपने लोगों के लिए कुछ कर सकते, ना दूसरे देश के लिए भी आप कुछ नहीं कर सकते। आप हवा में रहेंगे, फंसे रहेंगे बिल्कुल। करेक्ट, सही कहा। एक जो यूएस और यूरोपियन जो लोगों की टेंडेंसी है ना, वो काइंड ऑफ एक वाइट सुप्रीमेसी है। वो अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझते हैं, वो एक, लेकिन एक हिपोक्राइट्स है वो दुनिया को या एशियन कंट्रीज को, हमने पीस के ऊपर वो हम लोगों को लेक्चर करते हैं, और जैसे ही कैमरा बंद हो जाता है वो वेपन्स का बाजार मान के बैठ जाते हैं। दुनिया भर में वेपन्स कौन बेच रहा है? यूरोप और यूएस बेच रहा है। अगर वो पीस का इतना ही उनको इम्पोर्टेंस है, देना चाहते हैं, तो वो कल से वेपन्स बेचना बंद कर दे। बट जो वेपन्स का जो बिजनेस चलाया है, ये यूरोपियन कंट्रीज और यूएस ने चलाया है। इसकी शुरुआत यूएस, ये जो रशिया भी आ जाता है, फ्रांस आ जाता है, ये कंट्रीज वेपन्स, एक जो एशियन कंट्रीज है उनको मजबूर कर रही है वेपन्स खरीदने के लिए, वेपन की जंग करा रही है। इंडिया ने S-400 ले लिया तो पाकिस्तान F-16, ऐसा कुछ, मतलब उसके एडवांस्ड कॉम्पिटिटिव एडवांस के वेपन्स पाकिस्तान उठा लेता है, फिर इंडिया कोई और वेपन्स देख लेता है। तो ये जो वेपन्स की जंग है ये कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए, और इंडिया और पाकिस्तान को अपने हालात, और जो चाइना, जो जैसे कि आपने कहा चाइना एक उभरती इकोनॉमी है यहाँ पे, तो ये अगर पाकिस्तान, चाइना और इंडिया तीनों कंट्रीज बिजनेस और ट्रेड पे ज्यादा फोकस करे तो हम यूरोप से भी काफी आगे जा सकते हैं। बट उसके लिए पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ना चाहिए, बिजनेस बढ़ना चाहिए, और जो भी रीजनल इश्यूज है उनको पहले सॉल्व करना चाहिए। देखिए, अब आपने जो बात की ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, यही होना चाहिए और हमारा हक है ये होना, यहाँ के लोगों का ये हक है, जो एशिया के लोग हैं ख़ास तौर पे। अब मैं आपकी थोड़ी-सी तवज्जो दिलाता चलूँ, पिछले दिनों, पिछले कुछ अरसे में जब कोरोना आया, जब पैरासिटामोल का इश्यू आया, इंडिया ने अमेरिका से माँगना चाही, लेकिन अमेरिका ने इनकार कर दिया। आपको याद है क्या इस बात का? यस, यस। आपको याद होगा कि अमेरिका ने साफ जवाब दे दिया कि हम नहीं दे सकते, लेकिन इंडिया बहुत बड़ी तादाद में उनको वो दवाई के लिए जो रॉ मटेरियल है वो पहले ही प्रोवाइड कर चुका था, लेकिन अमेरिका ने लास्ट टाइम पे इनकार कर दिया। तो कर यहां दिया। से आप अंदाजा लगा लें कि वो लोग किस कदर खुद गर्ज हो जाते हैं। अमेरिका आज क्यों कामयाब है जी? अमेरिका सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम के बारे में, अपने मफाद के बारे में सोचता है। तो हर देश यस। को, हर कंट्री को ऐसा ही करना चाहिए। अब पिछले दिनों यूएई, दुबई बहुत बड़ा दुनिया का हब है, कितना बिजनेस होता है वहां पे, अरबों डॉलर का क्या क्या नहीं होता वहां पे। आप देखें कि वहां पे एकदम से मिसाइल हमले होना शुरू हो गए। आखिर ये कहां से आ गए एकदम? आपके जहन में आता है ये सवाल, ये क्यों होना शुरू हो गया था एकदम दुबई में? हुसी जी बागी बिल्कुल। कहां से आ गए थे एकदम? ये तमाम की तमाम चीजें एकदम से डिजाइन की गई थी, उनको धमकियां लगाई जा रही थी, उनकी क्यादत को इस चीज का इल्म था कि हमारे साथ ये होना है अल्टीमेटली। और आपने देखा होगा कि पिछले ही हफ्ते यूएई, दुबई को FATF, FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया, एकदम से उठा के ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया।
तो ये सब क्या है? ये सब वही चीजें हैं कि सऊदीया को, दुबई को, इन तमाम कंट्रीज को कहा जा रहा था कि आप हमें बैक करें, अमेरिका को और नेटो को और इसराइल, जितने भी उनके साथ लोग हैं, उनकी पॉलिसी पे आप एग्री नहीं करेंगे तो आप पे मिसाइल भी आएंगे और आप एकदम से ग्रे लिस्ट में भी आ जाएंगे। ठीक हो गया? तो ये सब चीजें समझने वाली चीजें हैं, ये फॉरेन पॉलिसीज, ये रिजाइम चेंज, ये क्योंकि अमेरिका में 800 अरब डॉलर सऊदीया की इन्वेस्टमेंट अमेरिका में है। आप बिलीव करेंगे कितने होते हैं? 800 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। 800 अरब डॉलर क्या, ये 300-400 अरब डॉलर अगर पाकिस्तान इंडिया में इन्वेस्ट हो जाए तो हमारी इकोनॉमीज कहां से कहां पहुंच जाएंगी। वो तमाम रिजर्व सऊदीया के अमेरिका में पड़े हुए हैं। तो यहां से आप अंदाजा लगाएं कि धौंस, धमकी, धांधली इस तरह से करके यहाँ का पैसा वहां रखवाया जाता है, वहां इन्वेस्ट करवाया जाता है, वहां पे सेफ हेवन दिखाया जाता है कि जी हमारा जो मुल्क है, हमारी जो कंट्रीज हैं यूरोपियन, वो नो वॉर जोन है। आप यहाँ पे आए, यहाँ पैसा लगाएं, जो आपने खेल खेलना है वो हम एशिया में खेलेंगे। ये जंग का भी, वेपन्स का भी, तमाम खेल एशिया में चलता था। तो अब यूरोप को भी एहसास हो रहा है कि इराक में जब आपने जंग शुरू की थी, ये दुनिया को मानना पड़ेगा कि वहां से भाई कोई एटम बम नहीं मिला। अगर मिलता तो अमेरिका दिखाता ना दुनिया को, नेटो दिखाता ना दुनिया को। वहां से कोई एटम बम नहीं मिला, कोई बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार नहीं मिले। आज तक दुनिया ने उनसे क्यों नहीं पूछा कि भाई कहां है वो हथियार? आपने उधर के मुंतखब सदर को फांसी भी दे दी, वहां खंडर बना दिया आपने। अफगानिस्तान में आपने क्या हाल किया, कितने लोग मारे, वॉर एंड टेरर में पाकिस्तान ने भी सफर किया। ये चीजें किसी को भी कितनी भी बुरी लगे, ये तमाम चीजें अमेरिका ने ही शुरू करवाई थी, उन्होंने ही की थी। इंडिया को उन्होंने अपना सपोर्टर बनाया था, इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे। ये तमाम चीजें हो रही थी। अगर वो इन चीजों को अब हमारे लीडरान नहीं समझेंगे, अब अगर इस ब्लॉक से नहीं निकलेंगे कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, तो ये चीजें आगे प्रोलॉन्ग होंगी और ये जंगें एशिया में मजीद शुरू होंगी, जो कि अब रुकनी चाहिए। जी जी, सही कहा, बिल्कुल। तो हमारे इस एपिसोड के नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। थोड़ा हम रीजनल साउथ एशिया के ऊपर बात करते हैं। हमारे यहाँ जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी, मैं उसका फाउंडर मेंबर भी रह चुका हूँ, क्योंकि उस पार्टी ने मुझे, जो अरविंद केजरीवाल है, उन्होंने काफी इंस्पायर किया था कि कैसे एक आम आदमी भी पॉलिटिक्स में जा सकता है। और वो कैसे, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में, अगर मैं 10 साल इंडिया में पीछे चला जाता हूँ, तो मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई कॉमन आदमी अगर इलेक्शन में खड़ा हो जाए तो वो चुनाव जीत पाएगा। क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए आपके पास बहुत सारा पैसा चाहिए, आपके पास बहुत सारी पावर चाहिए। आप अगर ऐसे ही जाके खड़े हो जाएंगे तो आपको 200-400 वोट भी नहीं मिलेंगे। बट ये आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया था दिल्ली में। उन्होंने कॉमन लोगों को लेके, उनको 70, दिल्ली में 70 सीटें हैं, 70 जगह पे उन्होंने बहुत ही कॉमन लोग, जो कोई मतलब वॉचमैन का बेटा है, कोई सफाई कामगार है, कोई रिटायर्ड टीचर है, ऐसे लोगों को उन्होंने टिकट्स दिए थे। और उन्होंने 70 में से 67 सीटें जीत के दिखाई थी दिल्ली में। हालांकि उसके पीछे स्ट्रगल काफी था। तो उसी टाइम में पाकिस्तान में देख रहा था कि इमरान खान की जो पार्टी है, पीटीआई, वो वहां पे पाकिस्तान में धरने वगैरह हो रहे थे, एक करप्शन के खिलाफ जो इमरान खान बात कर रहे थे। तो मुझे काफी सिमिलैरिटी दिख रही थी अरविंद केजरीवाल, इंडिया में अरविंद केजरीवाल और पाकिस्तान में इमरान खान। तो ये इंडिया में अरविंद केजरीवाल को एके बोलते हैं और पाकिस्तान में इमरान खान को आईके। तो एके और आईके में काफी सिमिलैरिटीज थी। तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान गवर्नमेंट जब से सत्ता में आई है, क्या पाकिस्तान में करप्शन कम हुआ है? नहीं, देखें, अगर आप बात करते हैं इमरान खान की और अरविंद केजरीवाल की, तो इमरान खान की जो पार्टी है वो गरीबों की पार्टी नहीं है अभी। उसको गरीबों की पार्टी बनना चाहिए था, उनको भी चाहिए था कि वो वॉचमैन्स को या इन लोगों को टिकट देते। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की अगर मैं बात करूं, तो इंडिया के लोगों को शाबाश है कि उन्होंने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जैसी थर्ड फोर्स को एमर्ज किया। उस सेंस में एमर्ज किया कि वो बिल्कुल ये काम बंदा था ना। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता, कोई पैसा नहीं यस। बनाया हुआ था, कोई उसके पास। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान की अगर हम बात करें, तो वो एक स्टार थे दुनिया के, दुनिया उन्हें जानती थी। उनके बहुत से हॉस्पिटल फिर चल रहे थे, चीजें, चैरिटी वर्क, उनका एक नाम था।
और उनके साथ जो करेक्ट। लोग आके मिले वो जहांगीर खान तरीन जैसे लोग थे, वो अलीम खान जैसे पाकिस्तान के बड़ी बड़ी फैमिलीज के लोग थे जो कि जहाजों में घूमते हैं, और उन्होंने इमरान खान को अपनी सपोर्ट दी, तो इमरान खान आज इस सेटअप में आगे खड़े हुए हैं। अगर इमरान खान के साथ ये बड़े नाम ना होते तो आज इमरान खान एज थर्ड फोर्स एमर्ज ना हो पाते पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। लेकिन दूसरी जानिब आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो उसमें दिल्ली के लोगों ने एक कमाल रोल प्ले कर दिया कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में से वो आम आदमी पार्टी को निकाल के ले आए, और अब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट आ चुकी है। तो ये एक खतरे की घंटी है, और ये घंटी खतरे की होनी चाहिए, हर कंट्री में होनी चाहिए। ये टू पार्टी सिस्टम सबसे बड़ा फ्रॉड है, इसको खत्म होना चाहिए, ये करेक्ट। होना ही नहीं चाहिए जी। देखें क्यों बारी लगी रहे, वो अमेरिका है, वो इंडिया है, वो पाकिस्तान है, वो बांग्लादेश है, हर जगह थर्ड और फोर्थ फोर्स होनी चाहिए। जितने प्रेशर ग्रुप्स होंगे, जितना प्रेशर होगा बड़ी पार्टियों पे भी, हर कोई डिलीवर करने की कोशिश करेगा। देखिए आम आदमी पार्टी की मैं बात कर लूं, उसने दिल्ली में डिलीवर करके दिखाया भी है काफी हद तक। उन्होंने जो करेक्ट। करेक्ट। अपने क्लिनिक्स बनाए, चीजें की, आम लोगों तक वो पहुंचे। तो इससे प्रेशर अल्टीमेटली राहुल गांधी और मोदी पर पड़ा है, आप माने इस चीज को। वो इस चीज को यस। देख रहे हैं कि हम इनको कम्पीट कैसे करेंगे। अब वो पंजाब में भी आके बैठ गए, कल को वो और स्टेट्स में भी जीत जाएंगे अगर उन्होंने इसी तरह अपनी लगन जारी रखी। कामयाबी उन्हें मिलने ही वाली है। और पाकिस्तान में जहां मैं तक बात है इमरान खान की, कि इमरान, यस, मैं एक जी बात जी आप बताना चाहता हूँ कि खाली आम आदमी पार्टी जीत नहीं रही है, वो जिस तरीके से जीत रही है ना, वो बहुत शॉकिंग है। जैसे मैंने आपको बताया कि दिल्ली में 70 में से 67 सीट लेके वो सत्ता में आई। पंजाब में 118 में से वो 92 सीट्स लेके सत्ता में आए। मतलब उनको किसी अलायंस की जरूरत नहीं है मेजोरिटी का जो नंबर हासिल करने के लिए, कि अगर आपकी सरकार मतलब अलायंस की सरकार बन जाती है तो आप अपने हिसाब से डिसीजन नहीं ले सकते। आपको बहुत सारी डिसीजंस आपको सपोर्ट, जो बाकी के पार्टीज आपको सपोर्ट कर रही है उनके ऊपर भी डिपेंड रहना पड़ता है। बट यहाँ पे टोटल मेजोरिटी मिल चुकी है आम आदमी पार्टी को पंजाब में और दिल्ली में। तो ये काफी शॉकिंग है, क्योंकि इंडिया में एक दौर खत्म हो चुका था। मतलब नरेंद्र मोदी 2014 में आने से पहले सत्ता में इंडिया में ये दौर खत्म हो चुका था, क्योंकि इंडिया में हर एक स्टेट में बहुत सारी पार्टी है। तो कोई सिंगल हैंडेडली कोई पार्टी सत्ता में नहीं आ रही थी। मतलब सरकार किसी की बन भी जाए तो दो चार पार्टी का ग्रुप रहता था, किसी के पास 15 सीटें है, किसी के पास 40 है, किसी के पास 60 है, तो ये सब मिल के 80 21 वो मेजोरिटी का नंबर छू लेते थे और जाके गवर्नमेंट बना देते थे। बट आम आदमी पार्टी ने अकेले के दम पे पंजाब और दिल्ली में सत्ता हथिया ली है। तो ये भी काफी यही, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट बिल्कुल, है। यही तो सबसे बड़ी कामयाबी है आम आदमी पार्टी की, कि उनको अलायंस की जरूरत नहीं पड़ी। जब आप अलायंस करते हो तो आपको अल्टीमेटली ब्लैकमेल होना पड़ता है। जो इमरान करेक्ट। खान का सबसे बड़ा बैकड्रॉ यहाँ पे आ रहा है कि उसके साथ ऐसी ऐसी पार्टियां भी मौजूद हैं, वो मुस्लिम लीग काफ की सूरत में मौजूद है, जिनकी 5 सीटें हैं। अगर वो निकल जाए तो इमरान खान की गवर्नमेंट गिरती है। तो आज तक इमरान खान इस चीज पे ब्लैकमेल होते आ रहे हैं अपने इत्तेहादियों से, क्योंकि उनको सपोर्ट लेनी पड़ रही है। गो कि उन्होंने दो जो मुल्क की सबसे बड़ी पार्टीज हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे पुरानी और मुस्लिम लीग नवाज, उनसे उन्होंने अलायंस नहीं किया। बाकी जो छोटी छोटी पार्टी हैं उनसे अलायंस के बगैर उनकी गवर्नमेंट नहीं बन सकती थी। जो आज तक कुछ ऐसे कानून है जो वो पास नहीं भी करवा पा रहे, वो इसी वजह से है कि उन पे प्रेशर बहुत ज्यादा है। और दूसरी जानिब अरविंद केजरीवाल हैं, जिनको बिल्कुल फ्री हैंड है कि जो चाहे वो करें, जो कानून साजी करना चाहें वो कर सकते हैं, अपनी हद में रहते हुए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में रहते हुए, अपने जो है स्टेट्स में रहते हुए। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है इन दोनों पार्टी में, पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आम आदमी पार्टी में। कि अब देखना ये होगा अगले इलेक्शन में, अगर इमरान खान कुछ ऐसे लोगों को टिकट्स दे देते हैं कि जो बिल्कुल आम लेवल के लोग हैं, और लोग भी उन चीजों को फिर समझें कि भाई देखें, अगर आपने पावर पॉलिटिक्स ही करनी है और एक पैसे वाले के पीछे ही जाना है, तो फिर अब लोगों के लिए सोच का मकाम है कि वो इस हवाले से क्या चूज करते हैं। और इमरान खान ने जिस तरह लोगों से वादे किए थे कि वो आम लोगों के ऊपर लेके आएंगे, वो उस तरह से अभी तक नहीं ला सके। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो वुजरा की सीट्स पे हैं, उसमें मुराद सईद से लेके जरताज गुल, कुछ पाकिस्तान की, ऐसे ये लोग हैं जो आईएसएफ से चलते आ रहे हैं, जो स्टूडेंट दौर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, और जो बिल्कुल लोअर तबके से ताल्लुक रखते थे और वो ऊपर आए हैं। कुछ लोग यकीनन ऐसे आए हैं, जो एक अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा लोग आने चाहिए थे। अब अगर मैं एक मिसाल दूं, 10 में से 2 लोग समझ लें ऊपर आ गए, और बाकी 8 की जो एक रेशो बनती है वो अभी भी जो
पावर पॉलिटिक्स के लोग थे, वो शाह महमूद कुरैशी हों या दूसरे लोग हों, वो अभी भी ऊपर हैं। तो इस ऊपर है। चीज पे जो है वो सोचना होगा। और बाकी जहां तक बात रह गई थर्ड फोर्स की, जो इंडिया में भी आ गई, पाकिस्तान में भी आ गई, ये एक बहुत अच्छी चीज हुई। देखें, दो पार्टीज की ब्लैकमेलिंग में कभी भी नहीं फंसना चाहिए किसी भी कौम को। मैं समझता हूँ किसी भी देश के लोगों को मौका देना चाहिए, और लोगों को जितना टफ कंपटीशन होगा, डेफिनेटली आप मार्केट में जैसे देखते हैं कि कार गाड़ियों की या मोटरसाइकिल्स की अगर कोई कंपनीज आती हैं, जब वो ज्यादा हो जाती हैं, तो हर कंपनी कहती है मैं अच्छे से अच्छा फीचर जो है वो लोगों को दे दूं और कम कीमत पे दे दूं। इसी तरह से अब जब जितनी अच्छी पॉलिटिकल फोर्सेस इमर्ज होंगी, उनकी कोशिश होगी कि वो ज्यादा से ज्यादा डिलीवरी दें और ज्यादा से ज्यादा जो है वो पावर एक्सटेंड करवा सकें अपनी अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू। तो ये एक अच्छी चीज है जो इंडिया और पाकिस्तान में देखने में आ रही है। गो के अभी इसमें मजीद बेहतरी की जरूरत है। इससे जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो ज्यादा स्टेट्स में होती हैं, उन पे फर्क पड़ रहा होता है, उनको टेंशन फील हो रही होती है, प्रेशर फील हो रहा होता है कि हमने अगर डिलीवर ना किया तो कल को 2 3 एक स्टेट और हमारे हाथ से जाएगी। जी जी, बिल्कुल सही कहा। मैं बस एक इमरान खान की पार्टी के हवाले से एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जैसे अ, इंडिया में भले ही आप बीजेपी को अगर देखते हो और कांग्रेस को देखते हो या बाकी स्टेट्स में जो भी पार्टीज है, वो बाकी की परिवारवादी पार्टीज है। आप समझते हो परिवारवादी पार्टीज मतलब फैमिली ओन्ड पार्टीज। मतलब इन्होंने एक अपना बिजनेस बना के रखा है कि मैं प्रेसिडेंट रहूंगा, मेरे बाद मेरा बेटा होगा, उसके बाद उसके बेटी होगी। तो उसी टाइप से मतलब आप आज के बाद 20 साल के बाद जाके देखोगे तो उनकी पार्टी का कोई बंदा उस पार्टी का प्रेसिडेंट रहेगा, वही रूल कर रहा होगा, वही प्रधानमंत्री बनेगा, वही वजीर आजम बनेगा, अगर वो पार्टी सत्ता में आती है तो क्या ऐसा इमरान खान के पार्टी के साथ भी ऐसा फ्यूचर में होगा, या एक डेमोक्रेटिक पार्टी बनेगी वो? क्योंकि एक दो चीजें हैं मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी है बट कांग्रेस के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। इंडिया में डेमोक्रेसी है बट कांग्रेस के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि 40 साल हो गए वही उनके लोग ही पार्टी के प्रेसिडेंट बन रहे हैं। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, उसके बाद अभी राहुल गांधी। 20 साल से तो कांग्रेस का पार्टी का प्रेसिडेंट कोई चेंज नहीं हो रहा है। चेंज होता भी है तो राहुल गांधी हट जाते हैं तो सोनिया गांधी प्रेसिडेंट बन जाती है। बट अब बीजेपी में अगर आप देखते हो तो हर 3 साल के बाद उनका प्रेसिडेंट चेंज हो जाता है। वहां के उनका एक ग्रुप है जो डिसाइड करता है कि आने वाली उनकी फ्यूचर लीडरशिप कौन रहेगी। जो वो चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट्स भी वो ऐसे लोगों को लेके आते हैं जिनकी कोई फैमिली नहीं है, जिन्होंने कोई शादी नहीं की है। मतलब बीजेपी का काइंड ऑफ इस तरीके से चलता रहता है। वो जनरली चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट ऐसे बंदे को बना देते हैं जिसकी कोई फैमिली नहीं है। मतलब वो बंदा पूरा 24 आवर्स स्टेट के लिए या गवर्नमेंट के लिए काम कर सके। तो ये खासियत बीजेपी की थी। और अरविंद केजरीवाल ने भी आम आदमी पार्टी को इसी तरीके से बनाया है कि फ्यूचर में वो फैमिली ओन्ड पार्टी ना बिल्कुल बनेगी नहीं। वहां पे भी डेमोक्रेसी है, वहां पे भी इलेक्शंस होते हैं। अभी आप पंजाब में जो चीफ मिनिस्टर का फेस उन्होंने दिया है वो भगवंत मान, वो एक पोएट थे जिन्होंने मतलब एक वो कॉमन वर्कर थे जिन्होंने हार्ड वर्क किया पार्टी के लिए, और आज जाके वो पंजाब की चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो क्या इमरान खान की पार्टी भी फ्यूचर में ऐसे एक डेमोक्रेटिक पार्टी रहेगी या फैमिली ओन्ड पार्टी बन जाएगी? देखिए, जहां तक बात की जाए इमरान खान की पार्टी की, तो इमरान खान एज ए लीडर अभी तो पहली बार ये वजीर आजम बने, इनकी पार्टी अब आई है, अभी तो ये पावर एंजॉय कर रहे हैं उस तरह से कि इनकी कोalition गवर्नमेंट है। लेकिन दूसरी जानिब अगर इमरान खान की हम बात करें, तो जो पंजाब में इस वक्त, पाकिस्तान के पंजाब में जो वजीर आला है, उनका नाम है उस्मान बुज़दार। वो कोई किसी बड़ी फैमिली से नहीं है, नॉर्मल से एक एमपीए की सीट जो होती है वहां से मुंतखब होके सब लोग समझ रहे थे कोई बहुत बड़ा नाम जो है वजीर आला बनेगा। लेकिन इमरान खान ने बिल्कुल एक आम से एमपीए को उठा के वजीर आला पंजाब बना दिया। आज तक, अभी तक, आज के दिन तक उसके तब्दील होने की खबरें हैं कि इसको हटाओ, इसको क्यों बनाया हुआ है, अभी तक उस पर जंग जारी है और आज चौथा साल है। इसी तरह केपीके में जो इमरान खान की गवर्नमेंट है, खैबर पहले पख्तूनख्वा जो परवेज कर पाकिस्तान का, हाँ पहले जी, परवेज पहले खटक, हाँ। परवेज खटक थे, वो एक फिर भी बड़ी फैमिली से ताल्लुक रखते थे, उनकी फैमिली के बहुत से लोग थे। लेकिन अब जो है वो महमूद खान है, वो अहमद बिल्कुल खान। एक आम नॉर्मल वर्कर हैं। उनकी फैमिली के इतने लोग पॉलिटिक्स में एमपीएस एमएनएस दूसरे नहीं हैं। तो दो सूबों में, दो प्रोविंसेस में पाकिस्तान में तो देखने में आया कि उन्होंने बेहतर किया है। अब इमरान खान अगर माइनस होते हैं तो मेरे ख्याल से अभी की जो सूरत हाल है तो उनकी पूरी पार्टी ही माइनस हो जाती है। अब देखना होगा कि अगर अगली बार इनकी गवर्नमेंट इलेक्ट होती है तो इनकी पार्टी का मैनिफेस्टो, किन लोगों को टिकटें दी जा रही हैं, कौन लोग सामने आ रहे हैं,
और कितनी मजबूत ये पार्टी बनेगी। लेकिन अभी तक तो इनकी पार्टी टूट-फूट का शिकार है। लेकिन अगर ये अगली गवर्नमेंट में आने का इनको मौका मिलता है, तो ही कोई चीज़ें डिसाइड होंगी कि इनकी पार्टी कितनी हद तक फैमिली लिमिटेड है, कितने एमएनएज़ के बच्चों को टिकटें दी गई हैं, क्या हुआ है, मज़ीद आगे आने वाला वक़्त अब बताएगा। क्या ये पार्टी पार्टी रहती भी है या नहीं रहती, ये भी एक सवाल है। अगले इलेक्शन में कोई क्लीन स्वीप तो नहीं हो जाता, ये कितने हद तक कामयाब रहते हैं सीटें गेन करने में और अपनी पार्टी को मजबूत करने में, क्योंकि अभी तक इनकी पार्टी इतनी स्ट्रांग नहीं है फाउंडिंग उस हिसाब से कि उसकी कोई रूल्स ऑफ बिजनेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो चीजें देखने में नहीं आ रही। पावर पॉलिटिक्स अभी तक इनकी पार्टी में बहुत ज्यादा अभी भी मौजूद है। को के इमरान खान अपने तौर पे तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल जवाब फिर मेरा वही होगा आपको कि देखें, जब अगला इलेक्शन आएगा, अगर ये अच्छी मेजॉरिटी से गवर्नमेंट में आते हैं, तभी ये डिलीवर भी कर सकेंगे कुछ ना कुछ और पार्टी को भी मजबूत। अभी ये ब्लैकमेलिंग पोजीशन में है, अभी ये ब्लैकमेल हो रहे हैं अपने इत्तेहादियों से। जब तक ये चीज खत्म नहीं होगी, ये कुछ भी डिलीवर भी नहीं कर सकते। और वैसे भी जो हालात चल रहे हैं इस वक्त, दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर पा रही है। अगर देखा जाए जो हालात वर्ल्ड के चल रहे हैं, जो ऑयल प्राइसेस हैं, हर देश की जनता, हर कंट्री के जो लोग हैं, वो अपने मुल्क के जो हुक्मरान हैं उनको तनकीद ही कर रहे हैं महंगाई के हवाले से। तो ये अब आने वाला 1 साल अब डिसाइड करेगा अगला इमरान खान का कि वो कितनी हद तक स्मूथ गवर्नमेंट चलाते हैं और क्या करते हैं और आगे लोग उन्हें किस तरह परसीव करते हैं अगले इलेक्शन में। जी, जी, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आपने एक काफ़ी इम्पोर्टेंट बात कही कि अभी इमरान खान की पार्टी काइंड ऑफ वन मैन शो है। उनका पार्टी का स्ट्रक्चर सेटअप करना पड़ेगा उन्हें। उन्हें आने वाली नई जनरेशन की नई लीडरशिप को सामने लेके आना पड़ेगा, क्योंकि उनके बाद कौन संभालेगा, नेक्स्ट पार्टी का प्रेसिडेंट कौन रहेगा, ये सब चीजें उनको आने वाले टाइम में सिस्टम इनको धीरे 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 जाके पार्टी के विद इन द पार्टी एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही। यस, यस। पॉलिटिक्स में अभी जो मेजोरिटी 5 स्टेट्स में जो इलेक्शन हुए हैं इंडिया में, उसमें से 5 में से 4 स्टेट्स में फिर से बीजेपी ऑलमोस्ट फुल मेजोरिटी के साथ सत्ता में वापसी कर रही है। तो ये दिखाता है कि आने वाले 2024, क्योंकि 2024 में उत्तर प्रदेश काफी इंपॉर्टेंट स्टेट रहेगा, जो कि बीजेपी की तरफ से वोटिंग आज हुई है उनके यहाँ से। तो ऐसा दिख जाता है कि आने वाले 2024 इलेक्शन में नरेंद्र मोदी ही फिर से प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो इस हवाले से आप क्या देखते हैं? ये मतलब आखिरी सवाल है मेरा कि भारत और पाकिस्तान के रिलेशन अगर फिर से बीजेपी सत्ता में आती है, तो आपको क्या बेहतरी हो पाएगी रिलेशंस में, क्योंकि इमरान खान और नरेंद्र मोदी इन दोनों का अभी कोई कांटेक्ट है भी नहीं। देखिए, ये हमारे जो जहां तक बात है ना, जैसे हम बात कर रहे थे रेजाइम चेंज की, ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स डिसाइड करेगी कि इंडिया और पाकिस्तान के जो हालात हैं वो आने वाले वक्त में किस तरह से ऊंट किस करवट बैठेगा। अभी की जो सूरत हाल है, इलेक्शन का ईयर है, बीजेपी खास तौर पे जो कोशिश करेगी वो पाकिस्तान से दोस्ती पे वोट नहीं मिलेगा बीजेपी को। आप ये लिख लें, आपको भी इस चीज का पता है, मुझे भी इस चीज का पता है। और इमरान खान या नवाज शरीफ को इंडिया दोस्ती का वोट भी पाकिस्तान में मुश्किल ही मिलेगा, ये चीज नहीं होती। लेकिन अब ये जो ट्रेंड सेट हुए हैं इनको चेंज होने की जरूरत है। ये किस तरह से होंगे, ये तो अब इन लीडर्स को ही पता होगा कि इन्होंने ये ट्रेंड चेंज करने हैं या नहीं करने हैं। अब इस चीज को हमें मानना पड़ेगा, ये लीडर्स ही देखेंगे कि उन्होंने क्या करना है। लोगों को मसाइल पे अगर वो पॉलिटिक्स करेंगे, अगर तो सर्विस डिलीवरी पे पॉलिटिक्स करेंगे, तो ये चीजें बहुत सेकेंडरी हो जाएंगी कि ये लीडर जो है वो उस मुल्क के खिलाफ बोलता है तो इसको इसलिए वोट दो। तो ये बड़ा एक अजीब सूरत हाल है, ये नहीं होनी चाहिए। बाकी जहां तक बात रह गई कि अगर नरेंद्र मोदी 2024 के इंतखाबात में कामयाब होते हैं और पाकिस्तान से कोई भी कामयाब होता है, मान लो कि आप कोई भी कामयाब होता है और आने वाले वक्त में जो है वो अमेरिका, अगर जिस तरह की सूरत हाल जा रही है अभी, रशिया और चाइना कोई बड़ा अपसेट कर देते हैं, क्योंकि उनके पास वीटो पावर है। रशिया में जितनी भी सैंक्शंस लग रही हैं अभी, वो आने वाले वक्त में खत्म भी हो सकती हैं, चीजें बिल्कुल स्मूथ भी हो सकती हैं, कोई अलग करेंसी भी आ सकती है डॉलर के मुकाबले में, कुछ भी हो सकता है। उस वक्त में देखना होगा कि इंडिया और पाकिस्तान कहां पे खड़े होंगे। अब तक तो वो रशिया के खिलाफ वोट नहीं दे रहे, तो ये चीजें डिसाइड करेगी वर्ल्ड पॉलिटिक्स।
मफाद किसका कहाँ पे कितना है, कौन किस ब्लॉक में खड़ा हुआ है, तो ये चीजें जो है वो आने वाले 1-2 साल में बिल्कुल शीशे की तरह वाज़ेह हो जाएंगी कि आया रशिया इंडिया को पाकिस्तान के करीब ला सकता है या पाकिस्तान किस तरह से अब इंडिया के करीब जा सकता है। ये चीजें अभी डिसाइड होना बाकी हैं। जी, जी, बिल्कुल। तो हम लोग आशा करते हैं कि आने वाले सालों में इंडिया और पाकिस्तान में भले ही जो जिसकी भी गवर्नमेंट सत्ता में है और इंडिया में भी जो भी सत्ता में आए, कोशिश ये हो कि दोनों देशों के बीच में रिश्तों में बेहतरी आ जाए, दोनों देशों में ट्रेड बढ़ जाए। तो इसी के साथ मैं माजिन आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने टाइम दिया और हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर आज बातचीत की। आने वाले टाइम में भी हम लोग ऐसे ही टॉपिक्स पे बात करते रहेंगे। तो आपने जो टाइम दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे। थैंक यू। या थैंक यू।